हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ROARO परीक्षा के अंतर्गत हम लोग घटना चक्र की सीरीज को देख रहे हैं। और इसके अंतर्गत मैंने आपसे कहा था कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज चलेंगे और सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र को कंप्लीट करेंगे। हम लोग दोस्तों राज्य व्यवस्था हम लोगों ने पॉलिटी शुरू कर दिया है। 3-4 वीडियो मैंने डाल दिए हैं। आज हम लोग दोस्तों जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है राज्य के नीति निर्देशित तत्व। दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनते हैं और महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से क्या हो, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका जो है आपका निर्देशक तत्व जो है दिया गया है, ठीक है। और भारतीय संविधान का जो ये जो तत्व है दोस्तों, जो DPSP है, ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये हमने पढ़ा था जब हमने संविधान के स्रोत पढ़े थे, उसके अंतर्गत किन किन देशों से लिया गया था, ठीक है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या है, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। और भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आपका क्या है, DPSP है, ठीक है। नीति निर्देशित तत्वों की प्रकृति जो है वो अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है। प्रकृति मतलब कि इसके जो है मुख्य पक्ष निम्नलिखित हैं कि नीति निर्देशित तत्वों के जो उपबंध है वो न्याय द्वारा लागू नहीं है, तो नॉट इन्फोर्सेबल, ठीक है। तो ये न्याय द्वारा आप जो है लागू नहीं करा सकते। और इसके सिद्धांत देश के संचालन के लिए मूलभूत हैं। मतलब कि कुल मिला के जब राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार इन चीज़ों को जो है लागू कराए, ठीक है। जिस प्रकार से आपका जो 40 अनुच्छेद था, जो अब ग्राम पंचायत था, वो आपका इसी के अंतर्गत देखिए आज संविधान में आ गया है, ठीक है। तो ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते, लेकिन इसका व्यापक ये सिद्धांत होता है कि जो सरकारें हैं वो इन चीज़ों को लागू कराए, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 38 के अनुसार क्या कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक। कौन बनाएगा, राज्य। कुल मिला के दोस्तों ये राज्य के दायित्व दिए गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से निर्देश हैं राज्यों के, कर भी सकते हैं अगर फंड होगा, नहीं कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये न्याय द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। और ये अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 39 बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न आता है। 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निश्चित तत्व दिए गए हैं, ठीक है। क्या हैं, जैसे पुरुष और स्त्री के समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, ठीक है। मतलब कुल मिला के भेदभाव नहीं होना चाहिए यहाँ पे, पुरुष और स्त्री दोनों समान रूप से आजीविका प्राप्त करने हेतु उनको देना चाहिए। भौतिक संसाधनों का जो मतलब एक प्रकार से एक जगह केंद्रीकरण है, तो उसका जो है विकेंद्रीकरण मतलब न्याय उपलब्ध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो। अब पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य का समावेतन दोस्तों इसी 39 के अनुच्छेद ए में कहा गया है, ठीक है। आगे देखिए, बालकों हेतु कल्याणप्रद कार्य भी इसी के अंतर्गत है, ठीक है, 39 के अंतर्गत। तो 39 में बहुत सारे प्रावधान है। देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ महत्वपूर्ण क्या है, 39 का जो ए है दोस्तों, इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। ये प्रश्न आता है दोस्तों, ऑलमोस्ट पेपर में आता है। तो 39 का ए में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किसमें है, आपका अनुच्छेद 39 का ए में, ठीक है। अनुच्छेद 40 दोस्तों आपका राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा, जो अब तो हो गया है। जो 92 संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत ग्राम पंचायत और नगर पालिका आ गया है, तो ये राज्यों ने लागू कर दिया है। आगे देखिए, अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगी। काम मिल जाए लोगों को, शिक्षा मिल जाए, लोक सहायता मिल जाए, ठीक है, इसका राज्य प्रबंध करे, ठीक है। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मनोवांछित मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता, ठीक है, के लिए प्रावधान करेगा। दोस्तों ये क्या है कि राज्य जो है किसके अनुसार, 42 के अनुसार काम की न्याय संगत, काम सही है, उचित है नहीं, मानव की जो है उचित दिशाएं मिल रही हैं। और जो प्रसूति सहायता जो गर्भवती होती हैं उनको, जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रसूति सहायता जो है उपलब्ध कराने का प्रावधान करेगा, ठीक है ना। आप इस शब्द को ध्यान दीजिए, करेगा मतलब कि कन्फर्म ये चीज़ राज्य के ऊपर एक प्रकार से निर्देश हैं, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी और कुटीर उद्योग के संवर्धन का प्रयास करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 43 का एक कहता है कि राज्य जो है उद्योगों के प्रबंधन, जो इंडस्ट्री होती है उसके प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 44 आपका राज्य कहता है कि भारत मतलब संविधान कहता है कि राज्य जो है भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के एक समान सिविल संहिता, जो कॉमन सिविल कोड होता है दोस्तों, ये लागू करने का प्रयास करेगा। जो कि वर्तमान में कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ गोवा में जो है लागू है, ठीक है। अभी वर्तमान दोस्तों ये आपका मामला काफ़ी चर्चित है और प्रत्येक पूरे देश में जो है लागू करने की मांग की जा रही है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य जो है 6 वर्ष, देखिए बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, पहले यहाँ 14 वर्ष था, लेकिन वर्तमान में ये क्या है कि अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध कराएगा। दोस्तों जो आंगनवाड़ी होता है, आंगनवाड़ी, तो आंगनवाड़ी दोस्तों इसी के अंतर्गत आता है, किसमें, 0 से 6 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रही, इसके अंतर्गत है आपका अनुच्छेद 45, ठीक है।
अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 46 आपका कुल मिला के SC ST और जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए, ठीक है, शिक्षा आर्थिक हितों में वृद्धि बात करता है। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य सुधारने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ क्या है आपका कुछ प्रकार के, जैसे आपका दोस्तों PDS होता है, PDS जो PDS होता है, मिड डे मील होता है, तो ये सब आपका पोषाहार स्तर है और जीवन की स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य है, इसका प्रयास कहाँ करेगा आपका अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर एग्रीकल्चर और पशुपालन को एक प्रकार से मॉडर्न करेगा, टेक्नोलॉजी से उसको वो सुसंगठित करेगा वैज्ञानिक ढंग से। ठीक है, तो ये किसमें कहा गया आपका 48 में। ठीक है, और इसी में दोस्तों है, इसी में क्या बोलते हैं, कहा गया है कि गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू वाहकों और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिशत करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 3 शब्दों का यूज किया गया है, गाय का, भैंस का नहीं, गाय का, बछड़ों का और अन्य दुधारू वाहक मवेशियों के वध का प्रतिशत करेगा, मतलब उसको जो है मना करेगा। ठीक है, और दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपका 48A के अनुसार राज्य जो है देश के पर्यावरण के संरक्षण, ठीक है, और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, कुल मिला के पर्यावरण संबंध कौन सा आपका आर्टिकल है 48 का A है। ठीक है दोस्तों, A है। ठीक है, अनुच्छेद 49 जो है आपका, इसके अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों जो आपके ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। ठीक है, तो आपका किसके अंतर्गत ये आपका ऐतिहासिक जो आपके स्मारक हैं अनुच्छेद 49 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 50 तो कहता है कि राज्य की लोक सीमाओं में न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ठीक है, कुल मिला के उनको जो है पृथक करके बात कर रहा है। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका जो है आपके जो मुख्य पॉइंट थे वो हो गए। अब देखिए यहाँ क्या है, एक अंतर दिया गया है किसमें कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है मूलभूत, वो आप देख लीजिए और उसके बाद जो हम लोग प्रश्नों को लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इससे क्या हो रहा है आपका, अगर आप लोग किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप तैयारी करना बेहतर करना चाहते हैं, तो दोस्तों घटना चक्र के माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट रहा है और चैप्टर वाइज कंप्लीट रहा है और दोस्तों आपका एक एक पॉइंट जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन चीज़ों को आपके सामने लाया जा रहा है। इससे आप लोगों का किसी भी एग्जाम में, अगर आप GS के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एग्जाम देते हैं तो सर प्रत्येक एग्जाम आपका निकल जाएगा, ये मैं श्योरिटी से कहता हूँ। अगर आपने इसको पढ़ लिया और 2 से 3 बार अगर आपने इसको देख लिया, याद कर लिया, रट लिया, तो आपका कोई एग्जाम नहीं जो है ऐसा हो नहीं सकता कि आपका निकले ना। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार और नीति निश्चित के अंतर क्या है। देखिए पहला, भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेख है इसका, ठीक है, आपके फंडामेंटल राइट्स का, और DPSP का आपका जो है भाग 4 में है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है आपका मौलिक अधिकार, ठीक है, अमेरिका से लिया गया है, और ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसकी प्रवृत्ति नकारात्मक है और इसकी प्रवृत्ति सकारात्मक है। देखिए नकारात्मक सकारात्मक समझिए आप। देखिए नकारात्मक मतलब ये है कि इसको आप नकार नहीं सकते। ठीक है, इसको आपको करना ही करना है। ठीक है, मूल अधिकार को लागू करना ही करना है, इसको आप नकार नहीं सकते, तो ये नकारात्मक है। ठीक है, ठीक है, और इसकी प्रवृत्ति सकारात्मक, कुल मिला के ये जो है राज्य से कहता है कि आप लागू कीजिए लागू, मतलब एक प्रकार से पॉजिटिव में कहता है कि इस चीज़ को आप लागू करने का प्रयास कीजिए, इसका उपबंध कीजिए, लोगों के लिए पोषण का प्रबंध कीजिए, तो सकारात्मक चीज़ है इसमें। ठीक है, तो आप इसी से जो है आप लॉजिक लगाइए और इसको याद रख लीजिए। ठीक है, तो कुल मिला के नकारात्मक है और आपका सकारात्मक है। ये वाद योग्य हैं और इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू करा जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये गैर वाद योग्य है, मैंने आपका नॉट इन्फॉर्सेबल। ठीक है, और इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आपके राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है। ठीक है, कि राज्य के पास जब व्यवस्था होगा तो वो इन चीज़ों को लागू करा देगा। ठीक है, आगे देखिए, कानूनी रूप से मान्य है मूल अधिकार, भाई आपका नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता। ठीक है, कानूनी नहीं है, मतलब आपकी राजनीतिक जो सोच है और जो नैतिकता है उसके आधार पर इसको जो है कहा गया। ठीक है, लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले से इसका विधान है, लेकिन यहाँ लागू करने के लिए आपको विधान बनाने की आवश्यकता है, जिस प्रकार से आपका ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के लिए विधान बनाए गए उसी प्रकार से। ठीक है, व्यक्तिगत कल्याण, ठीक है, यहाँ देखिए व्यक्तिगत है। ठीक है, व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि भाई प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग मूल अधिकार हो सकते हैं, उल्लंघन, कोई सो रहा है, सो नहीं पा रहा है, उसका उल्लंघन हो सकता है उसका, तो ये व्यक्तिगत है। लेकिन ये क्या है, ये सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए है। ठीक है, तो आप इन पॉइंट को दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सामाजिक और आर्थिक कल्याण। ठीक है, नागरिकों को ये स्वतः प्राप्त है क्योंकि संविधान प्रावधान है, लेकिन ये जो है आपका सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त हो पाता है। ठीक है ना, जिस प्रकार से देखिए आपने देखा होगा कि जो भोजन उसका क्या बोलते हैं,
उसका अधिकार, जैसे आप लोग वो लेते हैं भोजन पोषाहार इसके के लिए, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार, सब चीज़ लागू कर दी गई हैं धीमे धीमे ना। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत लागू कर दी गई, सहकारी सोसाइटी सब लागू कर दिया गया है। तो ये सब जो है सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब दोस्तों हमने इसके मेन पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब हम लोग दोस्तों इसके प्रश्नों को देखेंगे। अब प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और इसमें क्या है दोस्तों, जो हमने पढ़ लिया है वही चीज आएगी द्वारा, तो हम कुछ प्रश्नों को छोड़ेंगे भी और जो लगेगा महत्वपूर्ण उसको हम पढ़ेंगे करेंगे, ठीक है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किया जाने का उद्देश्य क्या रहा है। तो उद्देश्य क्या रहा है दोस्तों, उद्देश्य आपने देखा था सामाजिक और आर्थिक प्रयत्न को स्थापित करना। देखिए आपने यहाँ देखा था ना, देखिए सामाजिक और आर्थिक कल्याण, तो यही प्रश्न आपका यही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। आप अगर अच्छे से पॉइंट पढ़ लेंगे दोस्तों ना, तो आपको प्रश्न भी अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सामाजिक और आर्थिक प्रयत्न को स्थापित करना, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नीति निर्देशित सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो उद्देश्य क्या नहीं है दोस्तों, एक कल्याणकारी राज्य बिल्कुल सही है, सामाजिक आर्थिक न्याय बिल्कुल ठीक है, एक धार्मिक, देखिए धार्मिक राज्य की बात नहीं की गई है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य है ही है। तो इसका तो आप जानते ही होंगे इसका उत्तर, ठीक है। आगे देखिए, राज्य के नीति निश्चित सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो आपने पढ़ा था अभी कि पूर्वोक्त जो ये है केंद्रीय सरकार के लिए है और उपरोक्त आपका राज्यों के लिए है। देखिए इसका मतलब है, आप समझिए, राज्य के नीति सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि नीति निर्देश सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है, इन्फोर्सेबल नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार इन्फोर्सेबल है। डीपीएसपी के भाग 4 में वर्णित है, और ये कल्याणकारी राज्य के साथ बात करता है, जबकि भाग 3 मौलिक अधिकार है और व्यक्तिगत रूप से कृत्य के विरुद्ध जो है सुरक्षा की गारंटी देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा कि जो निश्चित आपकी क्या है, आबादी योग्य है, ठीक है। देखिए यही चीज़ें हैं, बार रिपीट होंगी दोस्तों। राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में उनके तत्वों पर जाकर कीजिए। तो ये तत्व देश की सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्ती नहीं है, बिल्कुल ठीक है, दोनों उत्तर हैं, ठीक है। अब इसके दोस्तों आपको उत्तर मिलते चले जाएंगे। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निश्चित तत्व विधायिका के कृत्यों पर निबंधन लगाते हैं, बिल्कुल गलत, लगाते नहीं हैं। कार्यपालक कृत्य पर कुछ नहीं, तो ये आपका ना तो एक ना दो, ठीक है। आगे देखिए, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ है। तो आपने देखा था कि राज्य के जो नीति सिद्धांत हैं इसकी अंतर्गत पर 36 से क्या के अंतर्गत आपका शामिल किया गया, ठीक है। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ये न्याय द्वारा प्रवर्तित होंगे, बिल्कुल गलत, नहीं होते हैं। ये भी किसी न्याय द्वारा प्रवर्तित नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, बिल्कुल ठीक है भाई, जब लागू करेंगे तभी कानून प्रभावित होंगे, ठीक है। भारत के संविधान में कौन से कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो आपका कल्याणकारी राज्य कौन करता है, आपका नीति सिद्धांत, ठीक है। आगे देखिए, अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीट है, कौन सा भाग कल्याणकारी, तो आप जानते होंगे, ठीक है। ये तो इस प्रकार से जो आपके रिपीट होंगे दोस्तों, ये आपको जो है मैं स्किप करा दूंगा, ठीक है। आगे देखिए, राज्य के नीति तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में व्यक्त किया सकते हैं। तो देखिए आपका सामाजिक भी है, गांधीवादी भी है, और सब हैं दोस्तों। नीति सिद्धांत हैं क्या है, आवाद्य योग्य है, तो वाद्य योग्य नहीं है, ठीक है। कुल मिला के भारत के संविधान के अनुसार कौन सा देश का शासन के लिए आधारभूत है। तो आधारभूत क्या है दोस्तों, आपका शासन के लिए आपका ये है, ठीक है। तत्वों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है हमको इसके, तो आपको आइलैंड्स मिलती है, ठीक है। ये सब आप पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब आप देखेंगे तो आपको ये प्रश्न करने में बड़ी भी आसानी हो रही होगी। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। तो आपका किसका करता है, जो कल्याण की अवधारणा है। अगर किसी व्यक्ति, एक ही व्यक्ति के पास दोस्तों सारा धन हो जाएगा तो और लोग इससे क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे, तो कल्याण की अवधारणा कहाँ हो पाएगी आगे। इसलिए ये आपका क्या है, उल्लंघन करता है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, आप ये पढ़िए 29 का जो बी है दोस्तों, 29 का बी ये कहता है कि भौतिक संसाधनों की स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि जिससे सामूहिक रूप से सर्वोत्तम रूप का साधन विकास हो सके, ठीक है। ये 39 बी की बात करता है, ठीक है। और 39 तथा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन उत्पादन साधनों का सर्वधारण के लिए अहितकारी संकेतन न हो, ये 39 सी है, ठीक है। तो ये जो केंद्रीय की बात करें आपका 39 सी है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार पूछा गया है, ना कि नीति तत्व। तो आप लोग इन चीज़ों को देखा करिए कि प्रश्न क्या पूछा रहा है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, देखिए आपका ये जो उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार है, बिल्कुल है मौलिक अधिकार। सामान्य कार्यक्रम समान वेतन आपका 39 ए था दोस्तों, ये आपका डीपीएसपी है, ठीक है, डीपीएसपी है, तो यही आपका उत्तर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ देखिए, समान कार्य के समान वेतन का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकारों में न होकर
राज्य के नीति के निश्चित तत्वों के अंतर्गत 39D, कौन से 39D में है, ठीक है दोस्तों, ये आपका ध्यान दीजिएगा 39D, ठीक है। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो आपका इसी के अंतर्गत जो है, जो भारत का चार था, इसके अंतर्गत 40 में जो है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है, और इसी के अंतर्गत जो है उनको शक्ति मिली। समान कार्यकाल समावेतन भारत के समय में सुनिश्चित किया गया है आपके किसके अंतर्गत, DPSP के अंतर्गत, ये आपका 39D में है। और देखिए, आप देख रहे होंगे कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्यकाल समावेतन की चाहिए, ये आपका 39D में कहा गया है। और संविधान का जो 39D है, इसका अनुसरण 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया गया था, और ठीक है ना। इसी में आपका जो है देखिए 39D के आलोक में आर्टिकल 14 एवं 16 को पढ़ने से समान कार्यकाल संवेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ आ गया, आपका ये 14 और 16 में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चीज़ें दोस्तों रिपीट हैं। आप देखिए 40 ग्राम पंचायतों का, ठीक है, और आपका 48 कृषि एवं पशुपालन, 44 समान, या आपका 41 काम का, तो कुल मिला के 1 2 3 4, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए 39 का ए, तो ये आपका समान न्याय एवं निःशुल्क वित्तीय सहायता, ठीक है। 40 ग्राम पंचायतों का, ठीक है। 44 इसी का, 48, कुल मिला के दोस्तों ये माफ कीजिएगा, 48 आपका इससे समय नहीं है, आपका किससे 50 था, ठीक है। इससे समय कौन था, 50 था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ सम्मेलन करना है, तो ग्राम पंचायत 44 अच्छा 44, कृषि एवं पशुपालन 48, अगर पर्यावरण दोस्तों पूछा जाएगा पर्यावरण, तो आपका 48A है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास आपका 51, ठीक है। देखिए यहाँ प्रश्न क्या है, भारत के संविधान में वर्णित नीति तत्वों को सम्मिलित किए पहचानिए, तो यहाँ पर देखिए फिर वही हाल है, समान न्याय इसमें है ही नहीं है, कृषि एवं पशुपालन 43 में है ही नहीं है, ठीक है, पता होगा आपको 48 में है, ग्राम पंचायतों का इसमें है ही नहीं, 40 में है, पुरुषों और स्त्री दोनों के लिए समान कार्यकाल समर्थन 39 में ही है, ठीक है। 39 का अगर पूछा जाए तो सेक्शन डी है, ठीक है। आगे बढ़िए। देखिए यहाँ वही चीज़, फिर वही चीज़, तो हम इसको छोड़ेंगे, क्योंकि बाबा भी पढ़ने से आपको भी अच्छा लगता होगा और टाइम भी खराब होता है। देखिए यहाँ एक कथन जगह है, कार्य जगह है, ठीक है। तो मनरेगा जो है, हर परिवार कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करता है, बिल्कुल आप बात सही है। कारण क्या है इसका, कि रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रावधानित है, तो बिल्कुल बात सही है दोस्तों। तो ये आपका देखिए इसका उत्तर क्या हो रहेगा, इसका उत्तर आपका हो रहेगा सी, ठीक है। माफ कीजिए दोस्तों, यहाँ रोजगार दिलाने का प्रावधान आपका भाग 3 में नहीं है, भाग 4 में राज्यों को कहा गया है, ठीक है ना। तो ये आपका बी नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, हाँ ए सही है, आर गलत होगा आपका, ठीक है। चूँकि जो मनरेगा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये आपका वर्ष 2005 में जो है लोकसभा अधिनियमित किया गया, और यह योजना प्रत्येक परिवार के उन वयस्कों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो सर्वाधिक न्यूनतम दूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधी अकुशल मजदूरी करने का तैयार हो, ठीक है। और ये जो है संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 41 के प्रावधान के अंतर्गत किया गया है, ठीक है, ना कि मूल अधिकार, ठीक है, जिसमें क्या है, कुछ संस्थाओं में काम पाने और शिक्षा और लोक सेवा पाने का अधिकार, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है लाया गया, ठीक है। और संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार में रोजगार का अधिकार शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका, इसलिए आपका ऑप्शन ए था, देखिए इसको माफ करिएगा। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित भारत संविधान की, देखिए अब वही चीज़ फिर वही पड़ गया है, तो आर्टिकल 43 है, ठीक है, ठीक है। देखिए 41 में क्या है कि उपबंधित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा, और इसी के साथ ही इस भाग के अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कर्मचारियों को काम निर्वाह मजदूरी और इन सबको अवकाश और संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली दिशाओं को प्रदान करने का प्रयास करेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका 41 अगर होता है यहाँ पे, तो उसका होता 41 था, 41 नहीं है तो आपका 43, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से भी दोस्तों आपको उत्तर मारना पड़ता है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन की मजदूरी का जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की गई है, तो आपका क्या है 43 का ए, ठीक है, ठीक है ना, 43 का ए। आगे देखिए, भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण किसमें है, आपको पता होगा DPS में है 50 में, ठीक है। आगे देखिए, राज्य के नीति सिद्धांत निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समर्थन संबंधित है, तो आपका 51। देखिए 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का प्रयास करेगा राज्य। 41 काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 का ए उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 48 का ए पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, ठीक है।
इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति शीर्षक तत्व को नहीं जोड़ा गया? देखिए इसमें क्या प्रश्न कहा गया है कि कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें नहीं जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन कौन जोड़ा गया है, सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो आप देखिए, समान आचार संहिता को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल नहीं किया गया है, चूँकि भी है ही नहीं है। यह मूल संविधान के तहत ही अनुच्छेद 44 में वर्णित था। ठीक है, तो आपका जो है ये आपके मूल संविधान हो गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की तरह आपके जो कुछ तत्व जोड़े गए हैं डीपीएसपी में, वो पहला क्या है, बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं और शोषण से बच्चों एवं अल्प व्यक्तियों की सुरक्षा, यह आपका 39 की च में है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, यह आपका 39A में है। और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, अनुच्छेद 43A में है। पर्यावरण और संरक्षण संवर्धन और वन, यह आपका 48A में है। तो ये दोस्तों ये तीन चार आर्टिकल हैं जो आपके 42वें संविधान संशोधन जो जोड़ा गया है। ठीक है, इस प्रकार से समान न्याय, ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, ये सब आपका दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के अंदर जोड़ा गया था। जो आपका समान नागरिक संहिता था वो आपको मूल संविधान में था। ठीक है, तो जोड़ा नहीं गया था उसको। ठीक है, दोस्तों इसको प्रश्न को आप थोड़ा एक बार देख लीजिए, कौन सा राज्य के नीति से तो नहीं है। तो आप देखते हैं कि जो मादक पेय पदार्थों का उपयोग का निषेध, ये नहीं है। गायों और बछड़ों का वध, ये भी नहीं है। पर्यावरण संरक्षण समर्थन, ये है। ये तीनों तो हैं, ठीक है, लेकिन 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को सुरक्षा, ये नहीं है। यहाँ क्या था, 0 से 6। ठीक है, 0 से 6। ठीक है, और 6 से 14 में दोस्तों, 6 से 14 में वो कहा था आपका मूल अधिकार में 21A के अंतर्गत। ठीक है, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, हर तरीके से आपको तैयार रहना है कि प्रश्न किस तरीके से घुमा के पूछ लेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति के निषेध तत्व में शामिल हैं। तो दोस्तों ये आपका देखिए, मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का परिचय, ये आपने देखा होगा कि ये आपका मूल अधिकार में है। ठीक है, ना कि डीपीएसपी में। ठीक है, मानव के दुर्व्यापार आपका किसमें था, आपका ये आपका था 23 में। ठीक है, मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों की औषधि प्रयोजन का उपभोग का प्रतिशत, ये आपका दोस्तों है। तो आपका ये जो है 47 के तहत आप देख रहे होंगे कि मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों की औषधि प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिशत किया गया है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिशत आपके अनुच्छेद 23 में किया गया है। ठीक है, तो आपको मूल अधिकार है। ठीक है, यहाँ थोड़ा देखिएगा, संविधान इनमें से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार कर देता है। तो ये आपस में बच्चों के, ठीक है, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों की दोस्तों बात यहाँ नहीं की है, यहाँ दुर्बल वर्ग की बात की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उसका उत्तर नहीं होगा। देखिए दोस्तों, इसलिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शब्दों को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप दलित भी उत्तर मार सकते हैं, लेकिन दलित इसका उत्तर नहीं है। ठीक है, बच्चों, जनजातियों, स्त्रियों, अगर यहाँ दुर्बल वर्ग होता तो हम दुर्बल वर्ग मारते। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित से कौन सा राज्य का नीति सत्य नहीं है। तो दोस्तों देखिए, मत्स्य निषेध है, गौ संरक्षण है, पर्यावरण है, ये नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति की निश्चितों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान पर विचार कीजिए। अब देखिए विचार करते हैं आप, कंसेप्चुअल दोस्तों पढ़ लेंगे एक बार ना, तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। देखिए, भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का सुरक्षित करना, ये बात बिल्कुल कही गई है इसमें। ठीक है, लेकिन प्रावधानों पर विचार करना है कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की, ठीक है, तो इस प्रकार से प्रतिष्ठापित ये होता है कि जो स्थापित हो चुकी हो, तो ये अभी नहीं हुई है, लागू है डीपीएस में, लेकिन आपका ये सब देखिए, ये आपका भी नहीं हुआ। ठीक है, ग्राम पंचायत आपका हो गया है, आप जानते होंगे। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये आपने देखा होगा, सहकारी समिति बनाई गई है, वो भी इसके अंतर्गत हो गया है। सभी कर्मकारों के लिए यथाचित, ये आपका भी डीपीएसपी में है, अभी आपका नहीं हुआ लागू। तो फिर 2 इसके उत्तर होंगे, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 इसके उत्तर होंगे। शब्दों को आप देख चलिए, नहीं तो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति के निर्देश सिद्धांतों में किसके बारे में संविधान शांत है। शांत किसमें है, पूर्ण शिक्षा। पूर्ण शिक्षा की बात करता ही नहीं है। ठीक है, ये ठीक है, पूर्ण शिक्षा की बात नहीं करता ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न पढ़िए आप इसको, भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, आप जानते होंगे। देखिए डीपीएसपी में तो है ही है, मूल कर्तव्यों में दोस्तों है, कहाँ है था ये देखिएगा। देखिए 48 का एक क्या कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा, तो आपका डीपीएसपी हो गया। लेकिन आप अगर 51 का ए पढ़ेंगे दोस्तों, 51 का ए के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करे, जिसके अंतर्गत वन, झील और, ठीक है, इस प्रकार से 51 का ए में भी दोस्तों 51 ए का 6। ठीक है, ठीक है, 51 ए का 6। ठीक है, इस प्रकार से है, तो ये आपका 2 नंबर है। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन एक राज्य के संविधान बाद जोड़ा गया। तो दोस्तों आपको पता होगा, जो मुफ्त कानूनी सलाह था, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1970 जोड़ा गया था, इसमें आपका 39A
में गरीबों के लिए मुफ्त मतलब समान न्याय एवं निःशुल्क वित्तीय सहायता आपका 39A था। और मैंने आपको बताया था कि कुछ सेक्शन जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिसको बोलते हैं, इसको आपका नालसा बोलते हैं। ठीक है, नालसा के अंतर्गत आप विचार कीजिए कथनों पर कि इसका उद्देश्य क्या है। तो देखो, इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्ग को निःशुल्क विधिक सक्षम सेवाएं उपलब्ध कराना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। यह देश में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी करता है। हाँ, निर्देश जरूर देता है। ठीक है, तो इसके दोनों उत्तर जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नालसा में क्या है, तो भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाली प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे जो 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को और 2 लाख से कम आर्थिक वाले ट्रांसजेंडर को, ठीक है, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ये लागू नहीं होता है। ठीक है, सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए थोड़ा सा आप देख लीजिए, प्रावधान देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है 1987 की धारा 12 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क सहायता प्रदान करने का विचार किया गया है। और निम्न व्यक्ति पात्र हैं कौन? महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक औद्योगिक आपदा या जाति हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप इनसे पीड़ित लोग, औद्योगिक कामगार जो होंगे, कर्मचारी होंगे, मानसिक रोगी, दिव्यांग व्यक्ति होंगे, हिरासत में लिए गए व्यक्ति होंगे, जेल में रहते हैं, कोई वकील नहीं होता वे, और वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय केंद्र राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आय से जो है कम हो। ठीक है, और उसके बाद क्या है, मानव तस्करी या बेगार से पीड़ित व्यक्ति, उसको भी है। ठीक है, और देखिए तो यहाँ पे कुछ प्रावधान किया गया है आय के लिए, तो इसके लिए भिन्न भिन्न सीमा है। ये आपका राज्यों में 1 लाख रुपए तक जो है, कुछ राज्यों में है और कुछ में 1.5 लाख रुपए हैं और कुछ में तो 3 लाख हैं। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों के साथ कन्फ्यूज रहेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जो दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण है वहाँ 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले सामान्य व्यक्ति को, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, और दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की गई है। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर जो है दिल्ली के पर्पज से दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति सत्य है, तो आप जानते होंगे समान नागरिक संहिता जो कि आपका 44 में है, कॉमन सिविल कोड। ठीक है, ये आपका हो गया। देखिए यहाँ इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, निम्नलिखित से राज्य के नीति सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। मद्य निषेध, बिल्कुल ठीक है। फैक्ट्रियों खानों में ये आपका मूल अधिकार है। बेगार अथवा ये भी आपका मूल अधिकार है। अस्पृश्यता, दोस्तों इसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक हो जाएगा। ठीक है, चूंकि ये सब क्या है आपके मूल अधिकारों के अंतर्गत है। ठीक है, निम्नलिखित से कौन एक राज्य की नीति सत्यों के में नहीं है, तो कौन नहीं है ये पूछा गया है नहीं पूछा गया है। लेकिन जो अस्पृश्यता का उन्मूलन है ये आप साफ साफ देख रहे होंगे, इसको बहुत समझने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से आप बढ़िए आगे। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सूचीबद्ध है, तो देखिए भाग 4 में सूचीबद्ध कौन सा है, तो समान कार्य का समान वेतन, बिल्कुल है। समान नागरिक संहिता ये भी सूचीबद्ध है। और छोटे परिवार का मानदंड ऐसा कोई बात नहीं किया गया है। और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा ऐसी भी कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 1 और 2 बी हो जाएगा। ठीक है, राज्य के नीति सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। तो किसने कहा था, ये आपका कहा है केटी शाह ने। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों कथन है, कथन पूछ लिया जाता है तो आप कथन को देखते चलिएगा। केटी शाह ने क्या कहा था कि राज्य के जो डीपीएसपी हैं, नीति सिद्धांत हैं, ये एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा करेगा। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, राज्य समय समय पर इसको लागू करने का प्रयास करते हैं, ऐसा ही चेक है ये। किसने कहा है, केटी शाह ने। ठीक है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के निश्चित तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय साम सहायता कार्यक्रम भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में कौन से पूरे होते हैं। तो दोस्तों ये जो आपका 15 अगस्त सन 1995 से प्रारंभ हुआ था राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसके अंतर्गत संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति तत्वों अथवा राज्य के सामाजिक लक्ष्यों के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी जिसको एक कदम उठाया गया था। तो कुल मिला के दोस्तों इससे क्या संबंध है आपका, ये आपका डीपीएसपी संबंध है केवल और केवल आपका 3। ठीक है, ये हमने दोस्तों आज जो है ये हम कर चुके हैं, ये हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों मूल कर्तव्य पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। क्योंकि दोस्तों वीडियो अगर लंबा हो रहा है तो मैंने समझा वीडियो लंबा होने पर बोरिंग हो रहा है, और आप लोगों को भी एक टाइम के अंदर इस चीज़ों को पढ़ना है। और धीमे धीमे अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे तो आपका भी सिलेबस कम जाएगा और वीडियो भी छोटा रहेगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी स्ट्रेटजी जो भी विशेष आ रहे कैसे निकालें, इसकी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। इसके डिस्क्रिप्शन में आपके एक वीडियो का लिंक होगा,
आप उसको देखेंगे पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, उसमें मैंने आपको स्टडी बताई है, आप चाहिए तो वहाँ से देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने ये कर लिया तो दोस्तों विश्वास मानिए आर में आपकी एक से पक्की होगी। ठीक है दोस्तों, और आप लोग अगर दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। और अगला लेक्चर दोस्तों कल आएगा। ठीक है, नमस्कार।